हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक सैनी अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टिमल लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको निर्वाचन आयोग पढ़ाने वाला हूं। और निर्वाचन आयोग का एक अपडेट होने वाला टॉपिक है जिसमें कई चीज़ें चेंज होती रहती है। तो अपने को विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि अपन इसको छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको पढ़ा पाऊँ, समझा पाऊँ और आप उसको समझ पाएँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और हो सकता है निर्वाचन आयोग का एक बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसको कोशिश तो वैसे रहेगी कि मैं इसको एक वीडियो में पूरा कर पाऊँ, लेकिन अगर जैसे बाय द वे नहीं हो पाता है तो इसकी एक वीडियो अपने को और बनानी पड़ेगी। तो अपन देखते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक इसके 4-5 जो भी है अनुच्छेद वो अपन देखेंगे। तो इसका प्रावधान है भाग 15 में, अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक। अपन पहले 324वां अनुच्छेद देखते हैं। 324वें अनुच्छेद में है कि निर्वाचन आयोग संसद, विधानमंडल और उपराष्ट्रपति। अब मैंने आपको बता दिया संसद, तो संसद के अंदर ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम में एक से दूसरे एग्जाम में रिपीट होता है। ये क्वेश्चन, संसद बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। और एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि 3 दे दिए जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और एक दूसरा दे दिया जाएगा। इनमें से पूछा जाएगा कि संसद निम्न में से नहीं बनती है, तो नहीं बनती है उसका ध्यान रखना आप। एग्जाम के अंदर हर दूसरे तीसरे एग्जाम के अंदर ये रिपीट होकर क्वेश्चन आता है। और इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है कि संसद किससे बनती है, राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। तो इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं संसद के, उपराष्ट्रपति के और विधानमंडल के। अब विधानमंडल के अंदर विधान सभा भी आ गया और विधान परिषद भी। अनुच्छेद 324 जिसमें संसद बनती है राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से, और राष्ट्रपति के। अब इसमें बात करते हैं विधानमंडल। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ गए हैं। तो अनुच्छेद 324 ये बताता है कि संसद के, उपराष्ट्रपति के और विधानमंडल के चुनाव निष्पक्ष रूप से, किससे, निष्पक्ष रूप से मुख्य कार्य है। निर्वाचन आयोग का यानी कि संसद के, उपराष्ट्रपति के और विधानमंडल के निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना मुख्य कार्य है किसका, निर्वाचन आयोग का। ये बताता है अनुच्छेद 324। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 325 की। अनुच्छेद 325 के अंदर है कि किसी भी व्यक्ति को जाति,
भाषा, धर्म और लिंग के आधार पर। अनुच्छेद 325 ये बताता है कि जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से कोई नहीं वंचित कर सकता, यानी कि कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 325 किसी भी व्यक्ति को जाति, भाषा, धर्म, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 325 किसी भी व्यक्ति को जाति, भाषा, धर्म, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद में अगला अनुच्छेद देखते हैं 326। अनुच्छेद 326 ये कहता है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होंगे। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार लोकसभा, विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होंगे। एक बार वापस देख लीजिए। अनुच्छेद 326 ये कहता है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इसके बाद में अपन बात करेंगे अनुच्छेद 329 की, क्योंकि 27 और 28 में ऐसा कुछ नहीं है इतना विशेष कि अपन उसको पढ़ें, वो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, इसीलिए। अनुच्छेद 329 में है कि निर्वाचन से संबंधित किसी भी मामले में न्यायपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। क्या? निर्वाचन से संबंधित किसी भी मामले में अनुच्छेद 329 निर्वाचन से संबंधित किसी भी मामले में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये हो गए अपने अनुच्छेद। अपन इसके बारे में अब आगे बात करते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो अब ऐसे करके छोटे टॉपिक एक लाइन के अंदर है, तो मैं ज़्यादा आपको बोर्ड पे नहीं लिखवा पाऊँगा, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहेगी मैं आपको बताऊं। तो गठन हुआ निर्वाचन आयोग का 25 जनवरी 1950 को। इस दिन अपन
मतदाता दिवस मनाते हैं? मतदाता दिवस गठन हुआ निर्वाचन आयोग का 25 जनवरी 1950 को। इस दिन अपन मतदाता दिवस मनाते हैं और सबसे पहले मतदाता दिवस मनाया गया था 25 जनवरी 2011 को, पहला मतदाता दिवस। जनवरी 2011 को मनाया गया था। इसके बाद में अपन बात करते हैं अभी 2020 के अंदर भी मनाया गया होगा, तो अपने को ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है कि 2020 को मतदाता दिवस मनाया गया था तो इसमें क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। अपने को इसमें यह ध्यान रखना है कि इसकी थीम क्या थी मतदाता दिवस 2020 की। तो इसकी थीम थी मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। क्या थी? 2020 के मतदाता दिवस की थीम थी मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। और अपन इसके साथ में 2019 की भी थीम देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी। 2019 के मतदाता दिवस की थीम थी कोई मतदाता नहीं छूटे। ये थीम थी 2019 की। इसके बाद में अपन बात करेंगे में 1950 के अंदर निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग था और फिर दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। निर्वाचन आयोग 1950 में एक सदस्यीय आयोग, फिर दिनेश गोस्वामी की सिफारिश पर दिनेश गोस्वामी आयोग की सिफारिश पर दिनेश गोस्वामी आयोग की सिफारिश पर 3 सदस्यीय आयोग बना। अब 1950 में एक सदस्यीय आयोग, फिर दिनेश गोस्वामी आयोग की सिफारिश पर 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। अब बात करेंगे अपन के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। और पहली महिला निर्वाचन आयुक्त ये थी रमा देवी। पहला निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, पहली महिला निर्वाचन आयुक्त रमा देवी। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वो बता देता हूं। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त
ये है सुनील अरोड़ा। ठीक है, इसके बाद में इनका कार्यकाल देखते हैं। कार्यकाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष, 65 वर्ष तक, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी इनमें से पहले हो, पूर्ण हो। और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, उनका कार्यकाल है 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष। इनमें से जो भी पहले पूर्ण हो। अब इनका वेतन देखते हैं, वेतन कितना कितना मिलता है इनको। वेतन मिलता है इनको तीनों को, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को समान वेतन मिलता है, 2.5 लाख रुपए। कितना? 2.5 लाख रुपए मासिक। और इनकी नियुक्ति कौन करता है वो देखते हैं। इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तीनों की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की। और ये त्याग पत्र किसे देते हैं? तीनों, वो भी राष्ट्रपति को। वेतन 2.5 लाख रुपए, त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को, और नियुक्ति भी इनकी राष्ट्रपति करता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। इनको हटाने का, पद से हटाने का क्या प्रावधान है? तो इनको हटाने का आधार है सिद्ध कदाचार और अक्षमता। इनको हटाया जाता है तो ये 2 आधार माने जाते हैं, सिद्ध कदाचार और अक्षमता। इसके बाद में बात करेंगे इनको किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। तो अनुच्छेद 124(4) की रीति के अनुसार जिस प्रकार न्यायाधीश को हटाया जाता है, अनुच्छेद 124(4) की रीति के अनुसार जिस प्रकार न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है इनके पद से। अब इसके बाद में बात करेंगे अपन निर्वाचन आयोग के अन्य कार्य। निर्वाचन आयोग के अन्य कार्यों में मतदाता सूची बनाना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना,
राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, पर अपने चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। तो मैं लिख देता हूँ, देख लीजिए आप। निर्वाचन आयोग के अन्य कार्य, पहला मतदाता सूची बनाना, या तैयार करना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। चौथा, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। ये इसके अन्य कार्य हैं निर्वाचन आयोग के। मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना और चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। तो आपको बता दूं, अभी तक वर्तमान में 4 परिसीमन आयोग का गठन किया गया है और चारों कुछ इस प्रकार है। पहला परिसीमन, दूसरा परिसीमन, तीसरा परिसीमन और चौथा परिसीमन। ये हुआ था 1952 में, दूसरा हुआ 1962 में, तीसरा हुआ 1972 में और चौथा हुआ 2002 के अंदर। 2002 के अंदर जो परिसीमन आयोग, चौथा परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह। चौथे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह और चौथे परिसीमन आयोग की सिफारिशें 2008 में लागू की गई थी। कब? 2008 के अंदर। पहला 1952 के अंदर, दूसरा 1962 के अंदर, तीसरा 1972 के अंदर और चौथा 2002 के अंदर। और चौथे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह और चौथे परिसीमन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी 2008 के अंदर।